इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले अमेजन से ये स्मार्ट बुक जरूर बाई कर लीजिए, क्योंकि इस स्मार्ट बुक के साथ इस कोर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो परफेक्ट सॉर्ट होगा आपके इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करने के लिए। तो देर मत कीजिए, पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक इस्तेमाल कीजिए, बुक बाई कीजिए, फिर आइए। अब आइए चलते हैं कोर्स पे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 जो आपका है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इस लेक्चर के अंदर दो प्रोनाउन को हम कवर कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। तो जिसमें हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और ये चीज याद करनी पड़ेगी। मैं याद दिला देता हूं आपको कि हमने जब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ा था तो उसमें आपको सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था। अगर आपको ध्यान होगा तो सेंटेंस के बच्चे बेसिक स्ट्रक्चर में आपको बताया गया था सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और ये भी कहानी आपको याद होगी कि जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड बोलते हैं। और साथ में एक बात आपको और बताई गई थी कि ये जो हमारा एक्शन होता है, एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ता है, एक्शन का इंपैक्ट जिस पर पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहां तक की बात आपको बताई गई थी, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है। यहां पे क्या होता है कि सब्जेक्ट एक्शन करता है और एक्शन किसी और पर पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहां पे यह है कि सब्जेक्ट ने एक्शन तो किया, लेकिन इसका प्रभाव किसी और पे न पड़ करके खुद किस पे पड़ गया, सब्जेक्ट पर पड़ गया। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा फिगर से समझिएगा। अगर ये मान लीजिए कोई पर्सन है, इनके हाथ में भाई साहब के पत्थर है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस पत्थर को हवा में फेंक दिया। जब ये पत्थर हवा में उछला, आके इन्हीं के सर पे गिर गया। अब देखिए, ये जो भाई साहब थे ये सब्जेक्ट थे। अब इन्होंने एक पत्थर हवा में उछाल दिया और ये पत्थर खुद ही इनके सर पे गिर गया। यानी यहां पे परफॉर्म करने वाले कौन है, यानी एक्शन करने वाले कौन है, आपने कहा सर सब्जेक्ट। प्रभाव किस पर पड़ा, आपने कहा सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ा। और एक बात आपको और पता है कि जिस पर प्रभाव पड़ता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है। अब जब पहले ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पे प्रभाव जब किसी दूसरे पे पड़ता था तो आप उसे ऑब्जेक्ट कह देते थे। अब कहोगे कि सर जब सब्जेक्ट पे ही प्रभाव पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट का क्या करें। तो बच्चे देखो, अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता तो नाउन ही है, बोलो हाँ। अब प्रभाव इन पे ही पड़ रहा है तो ये तो जगह जो है वो तो सब्जेक्ट की जगह है, यहां तो ऑब्जेक्ट नहीं लिख पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट की जो जगह है वो कहां पे है, ऑब्जेक्ट की जगह यहां है। अब ऑब्जेक्ट की जगह यहां पे है तो यहां पे हमें इसी नाउन को तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नाउन हम वहां लिखेंगे नहीं, पूछिए क्यों। क्योंकि आपको यह बताया गया है कि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। तो यहां पे हम इसको न लिख करके इसकी रिपीटेशन को बचाने के लिए हम यहां एक प्रोनाउन लिखेंगे। अब कहानी सुनिए क्या है। आप जो प्रोनाउन लिखोगे, आप किसके लिए लिखोगे, इन्हीं के तो लिए लिखोगे। ये जो हमारा सब्जेक्ट है यानी जो नाउन है, इन्हीं के लिए प्रोनाउन लिखोगे। अब एक्शन इन्होंने किया है, प्रभाव इन पर ही पड़ा है, तो मतलब हमें कुछ प्रोनाउन ऐसा लिखना है जिसके अंदर हमारा नाउन यानी इनका रेफरेंस हो और साथ में इन्होंने जो कर्मकांड किया है यानी जो एक्शन किया है ये भी उसमें मेंशन हो। मतलब इनका एक्शन और नाउन दोनों चीज मेंशन हो जाए। अच्छा बच्चे एक बात बताएं आप कि जब आप कोई काम करते हैं खुद से, तो आपने कहा मैंने खुद से किया, खुद से किया मतलब सेल्फ, आप यही बोलते हैं ना, खुद से किया मतलब सेल्फ। तो यहां पे आपको यह बात समझनी है कि अगर हमने कोई काम खुद से किया है तो सेल्फ किया है, ठीक है। अगर ये सिंगुलर के सेंस में बात करेंगे तो आप सेल्फ यूज करेंगे। अगर मान लीजिए प्लूरल के सेंस में बात करेंगे, सेल्फ्स, जैसे मान लीजिए अकेले कर लिया तो सेल्फ, अगर किसी टीम के साथ आप लोगों ने मिलकर के कर लिया, एक टीम बनाई और सबने मिलकर कर लिया तो प्लूरल सेल्फ्स, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब था जब आप कई लोग करोगे। तो अब आपने ये अगर पूरी बातें समझ ली, जिसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा कि ये अगर वर्ब है, अगर इस एक्शन का प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ता है तो ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए इसी एक्शन का प्रभाव खुद सब्जेक्ट पर पड़ जाए, तो जैसे कि हमने ये फिगर से समझा दिया, इसने हवा में पत्थर उछाला और पत्थर इसी के सर पे गिर गया, ठीक है।
अब बच्चे, अब इस बात को समझने के लिए हमने क्या किया कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मान लीजिए आपका क्या है, नाउन है। अब देखिए जिस पर प्रभाव पड़ता है वो तो ऑब्जेक्ट होता है। अब ये प्रभाव तो सब्जेक्ट पे ही पड़ गया, तो इसको तो ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर है, सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा। ऑब्जेक्ट की जगह पे ही लिखना पड़ेगा इस बात को आपको। अब ऑब्जेक्ट की जगह पे ये सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है, नाउन तो लिख नहीं दोगे आप, क्योंकि नाउन बार बार रिपीट ना करे, इसके लिए हमने कहानी पढ़ी जो प्रोनाउन है। अब यहां पे तो हमें बच्चे प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, और ऐसा प्रोनाउन लिखना पड़ेगा कि जो काम इन्होंने किया है खुद, वो नाउन और इनका एक्शन दोनों ही बात इसमें इंक्लूड हो जाए, दोनों ही बात इसमें शामिल हो। अब ऐसे कैसे हो कि सर दोनों बात शामिल हो जाए? अब उसके लिए देखिए, हमें अगर सेल्फ और सेल्फ, जब कोई काम हम खुद से करते हैं तो उसके लिए सेल्फ और सेल्फ से लगाते हैं। तो अब बच्चे इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई, तो ये जो हमने पढ़ा था पजेसिव एडजेक्टिव, हमने क्या पढ़ा था, पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव में हम लोग, ध्यान देना, पजेसिव एडजेक्टिव में हम लोग सेल्फ और सेल्व्स लगा करके इसको हम लोग क्या बनाते हैं, जो प्रोनाउन बनाते हैं उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर से सुनना, हम पजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ और सेल्व्स लगा के जो प्रोनाउन बनाते हैं उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे आप देखें, कुछ एग्जांपल के साथ बच्चे मैं बता देता हूं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सेल्फ कहां लगाओगे, सेल्व्स कहां लगाओगे? जो आपके बच्चे सिंगुलर होते हैं, जैसे मैं आपसे बात करूं माय सेल्फ लिखोगे आप, मैं आपसे बात करूं यहां पे आप हिम सेल्फ लिखोगे। अगर मैं बात करूं आपसे, आप हर सेल्फ लिखने वाले हो, और उसी तरीके से आप इट सेल्फ लिखने वाले हो। लेकिन बच्चे अगर मैं आर की बात करूं तो ये प्लूरल होते हैं, आपको बताया गया है, तो आर सेल्फ लिखोगे। और अगर मैं यू की बात करूं तो ये थोड़ा सा एक स्पेशल कहानी बनती है इनके साथ। आपको जब चार्ट पढ़ाया गया तो चार्ट में आपको बताया गया था कि यू सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इनका दोनों सेम ही होता है। तो इनका जो होता है, योर सेल्फ भी हम लिख सकते हैं और योर सेल्व्स भी लिख सकते हैं, इनके साथ दोनों लग जाता है, क्योंकि इनका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम होता है। और बच्चे अगर मैं बात करूं किसका, इनका, तो ये लास्ट में जो बचते हैं देम सेल्व्स, ये हो जाते हैं। तो आपने क्या नोटिस किया, जो सिंगुलर था उनके साथ हम लोगों ने सेल्फ लगाया, जो प्लूरल था उनके साथ हम लोगों ने सेल्फ्स लगाया, योर के साथ सेल्फ और सेल्फ्स हमने दोनों बातें जोड़ी, क्योंकि इनका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। क्लियर? अच्छा, अगर ये बच्चे पूरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई, ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल के साथ, आपने बनावट समझ ली, कैसे बनते हैं वो चीज आपने समझ ली। अब किस केस में इसका यूज करते हैं ये भी समझ लिया, कि कोई अगर सब्जेक्ट है, इन भाई साहब ने कोई एक्शन किया और उस एक्शन का प्रभाव खुद इन्हीं के ऊपर पड़ गया, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, इसी केस में यूज करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए बच्चे, मैंने लिखा, जैसे यही बात मैंने आपको बताई कि इन्होंने हवा में पत्थर उछाला और खुद इनके सर पे पड़ गया, तो इन्होंने क्या किया, ही, हमने लिखा हर्ट, उन्होंने खुद को चोट पहुंचा ली। अब देखिएगा, एक छोटी सी बात यहां पे आपको जो समझनी है मेरे साथ, वो ध्यान से समझिएगा। अब जैसे ये बच्चे क्या रहा, सब्जेक्ट, आपने कहा ये क्या रहा, एक्शन। इन्होंने ऐसा कोई एक्शन किया जिसकी वजह से खुद इन्हीं को चोट लग गई। अब देखिए, ये जो एक्शन का इंपैक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर पड़ रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर जिसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब अच्छा, इनकी जगह पे तो हम ऑब्जेक्ट लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह तो होती यहां पे है, बोलो हाँ। अब लिखना तो बच्चे यहां पड़ेगा हमको ऑब्जेक्ट को। अब देखिए, ये जो हमने कहा ऐसा ऑब्जेक्ट लिखते हैं जिसमें ये जो हमारा सब्जेक्ट जो लिखा गया है, चाहे यहां पे बच्चे नाउन हो या प्रोनाउन हो, ये दोनों को ही इंक्लूड कर ले, मतलब उस प्रोनाउन को या नाउन को और उस एक्शन को। तो ये काम इन्होंने खुद किया, तो हमने देखिए इसके लिए यहां पे क्या जोड़ दिया, सेल्फ जोड़ दिया। और ये हमने पजेसिव केस से बनाया तो हमने वहां पे हिम जोड़ दिया, तो ही हर्ट हिमसेल्फ। आ गई बात समझ में? उसी तरीके से एक एग्जांपल देखिए मैं आपके लिए और ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा दे और मैंने यहां पे लिखा इंजॉयड,
दे इंजॉयड। अब बच्चे मैंने कहा दे इंजॉयड और मैंने यहां पे लिख दिया देम सेल्व्स। अब देखिए आपने क्या नोटिस किया, जब हमने यहां पे ही लिखा तो हमने हिम सेल्फ लिखा क्योंकि सिंगुलर था। हमने जब बच्चे दे लिखा तो हमने यहां देम सेल्व्स लिखा क्योंकि ये क्या था, हमारा प्लूरल था। अब एक बात आप जो आपके दिमाग में ऐसे बैठा लेनी है, खोलिए दरवाजा और बैठा लीजिए कि ये जो आपके बच्चे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। अब जैसे देमसेल्व्स लिखा, ये देखिए दे के अकॉर्डिंग देमसेल्फ। हिमसेल्फ लिखा, किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ। तो जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको एक की पॉइंट देने वाला हूं। ये की पॉइंट आप अपने दिमाग में रखेंगे। की पॉइंट ये है कि ये जो बच्चे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट। ये किसकी तरह यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहां आता है? ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। तो बच्चे ध्यान देना कि जब भी तुम्हें ये की पॉइंट अपने दिमाग में रख लो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां आता है? वर्ब के बाद। अगर मान लो वर्ब के बाद तुम्हें मिल गया माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ या इट सेल्फ एटसेट्रा, तो इसको समझ लोगे क्या है ये? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहचानने का सबसे आसान तरीका कि ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? अब आते हैं बच्चे कुछ बातों को यहां पे समझते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। जैसे आपके पास एक यहां पे वर्ड है एक्वेट। एक्वेट का मतलब होता है बच्चे टू सेट फ्री, मतलब मुक्त कर देना, या टू बिहेव वन सेल्फ, या अच्छा व्यवहार करना। अब मैं रिकंसिल लिखा हुआ है, अम्यूज लिखा है, अडॉप्ट, एडजस्ट, इसको कुछ लोग एडजस्ट पढ़ते हैं बट ये एडजस्ट होता है, डी साइलेंट होता है। प्राइड है, अब्सेंट है, एंजॉय है, अवेंज है, अवेल है, रिजाइन है, एक्सर्ट है। एक्सर्ट मतलब होता है बच्चे प्रेशराइज करना, किसी को प्रेशराइज करना, राइट, दबाव डालना। अप्लाई है, और आप लिखना चाहें यहां पे इंजॉय लिखा है, आप हर्ट, यहां पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक वर्ड आपको दे दिया है, ठीक है। और अगर एक आध वर्ड आप लिखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए देखिए इस चीज को मेंशन भी कर देता हूं। जैसे बच्चे मैंने एक वर्ड यहां पे लिख दिया अकस्टम, आप लिख सकते हैं, अकस्टम के साथ हम लोग यूज करते हैं। आप लिखना चाहें तो यहां पे एक वर्ड लिख लीजिए प्रोस्ट्रेट, इसके साथ भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारे जो कुछ वर्ड्स हैं इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? कब? तब जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट न आए। बच्चे इस बात को ध्यान देना, मैंने कहा ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनके बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तब जब इनके बाद कोई वर्ड ना आए। जैसे एक शब्द मैं आपके लिए और लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे इंट्रोड्यूस, इनके बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। अब बच्चे देखो कुछ एग्जाम्पल से मैं इस बात को तुम्हें समझाता हूं। मैंने तुम्हें क्या कहा? मैंने तुम्हें कहा कि इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाना। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि इन शब्दों के बाद हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब बच्चे देखो कब, तब, किस कंडीशन में करते हैं, इस बात को हमें यहां समझना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा दे इंजॉयड इन द पार्टी, या आप इस एग्जाम्पल को ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल आपके लिए लिख दिया कि दे इंट्रोड्यूस्ड मी टू द DM, राइट। एक एग्जाम्पल बच्चे और लिख देता हूं मैं, दे
इंट्रोड्यूस्ड टू द DM, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चे मैं इस वाले सेंटेंस में बात करूं, ये जो मैंने A सेंटेंस लिखा है और ये B सेंटेंस लिखा है, इसमें देखो ये जो दे है वो सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस जो लिखी है वो आपने वर्ब लिखी है, और ये जो आपने मी लिखा है ये तो आपने ऑब्जेक्ट लिखा है। क्लियर। अब क्या है कि बच्चे मैंने एक की पॉइंट बताया कि जो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है वो हमारी किसकी तरह काम करती है, आपने कहा सर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। ठीक है, अब बच्चे वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, यहां तो हमारे पास पहले से ऑब्जेक्ट है, तो जब हमारे पास पहले से ऑब्जेक्ट है तो यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां देखिए दे इंट्रोड्यूस्ड, ये आपने सब्जेक्ट तो लिख दी, ये आपने वर्ब भी लिख दी, लेकिन आप देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो है बेटा, लेकिन ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो किसकी है, इस प्रेपोजिशन की है। हमने आपको बताया है कि प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है नहीं। तो जब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब हमें यहां जरूरत पड़ेगी किसकी, आपने कहा सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। किसके अकॉर्डिंग लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, तो यहां पे हम लिख देंगे देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। आगे बात, तो देखिए आपने कौन कौन सी बात समझी, ये बात यहां पे समझनी आपकी बहुत जरूरी है कि क्या आपने यहां से समझा और क्या कंक्लूजन आपने निकाला। तो आपने यहां पे समझा कि आपका जो बच्चे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, वो कैसे बनते हैं, बनावट में कैसे दिखते हैं, और ये भी पता है कि ये कुछ शब्द होते हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कर देंगे। कब, जब ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, यानी अगर सेंटेंस में पहले से ऑब्जेक्ट है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो वहां हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेंगे, राइट। अब देखो बच्चे कुछ एग्जाम्पल यहां पे हैं, जैसे देखिए अगर एग्जाम्पल को हम ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें तो यहां पे देखिए हमने लिखा है ही एक्वेटेड, राइट। एक्वेट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है बच्चे, तो देखो ही के अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, हिमसेल्फ। आगे बात करूं, यहाँ पे हर्ष लिखा है, उसके बाद देखिए अवेल वर्ड आया है, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया हिमसेल्फ। हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। हर्ष मतलब थर्ड पर्सन है, अगर हर्ष के लिए बच्चे आप लिखना चाहेंगे प्रोनाउन तो हमने आपको क्या बताया था, ही बताया था, तो इसलिए हिमसेल्फ। अगर मैं बताऊं शी मस्ट रिकाउंसिल, अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड आया, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है, तो बच्चे शी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हरसेल्फ। आगे की बात करूं, क्वेश्चन डी जो है एग्जांपल, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल ही वुड हैव टू एक्सर्ट। मैंने कहा बच्चे एक्सर्ट मतलब प्रेशराइज करना होता है, एक्सर्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लिख दोगे आप, हिमसेल्फ, राइट। अब अगर बच्चे हम आगे बात करें, इसी को बढ़ें, अब देखिए कुछ आपके पास और एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा है कि यू वुड पास योर एग्जाम्स इफ यू अप्लाइड योरसेल्फ। देखिए अप्लाई जो होता है इसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, तो यू का योरसेल्फ, राइट। अब आपने वहां पढ़ा था कि सर योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ्स भी होता है, तो कहां पे योर सेल्फ लिखें, कहां पे योर सेल्फ्स लिखें, क्या यहां पे योर सेल्फ्स लिख सकते हैं, नहीं बच्चे। अगर हम सिंगुलर को रेफर करेंगे, ध्यान देना, तो उसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करते हैं योर सेल्फ। लेकिन अगर हम लोग प्लूरल का रेफरेंस देते हैं, मैंने क्या बोला, अगर हम लोग प्लूरल का रेफरेंस देते हैं तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए तो इस सेंटेंस में क्या लिखा है, यू वुड पास योर एग्जाम्स। यहां पे यू एक पर्सन की बात हो रही है, यू वुड पास योर एग्जाम्स इफ यू अप्लाइड योर सेल्फ, राइट। अगर एक पर्सन की बात हो रही है तो उसके लिए हम योर सेल्फ लिखेंगे, सिंगुलर रेफरेंस, डन। अब यहां पे देखिएगा लिखा है यू कैन एंजॉय योर सेल्फ। ये मैंने बताया था कि एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है, तो हमने योर सेल्फ लिख दिया। यहां पे मैं बात करूं, सी हैड ऑलवेज प्राइडेड, प्राइड के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, तो देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
शी के अकॉर्डिंग हर सेल्फ लिखा। अब अगर मैं बात करूं सी रिजाइंड, अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट सी है, रिजाइंड हमारी जो वर्ब है, इसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दिया। क्लियर हो गई बात। अब अगर ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, तो यहाँ पे बच्चे कुछ चीज मैं यहां समझाने जा रहा हूं, इस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। जैसे देखिएगा, अगर मैंने आपसे एक छोटी सी बात बताई, मैंने कहा आपसे कि ये जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसकी तरह यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट कहां आता है, आप कहोगे सर वर्ब के बाद, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, राइट। वर्ब के बाद क्या यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। और हमने ये कहा कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बच्चे यूज वही करेंगे जहां पे हमें ऑब्जेक्ट मिसिंग मिले, जहां पे पहले से ऑब्जेक्ट है वहां कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल लिखा कि ही इंजॉयड द पार्टी। अब जैसे मैंने बच्चे लिख दिया ही इंजॉयड द पार्टी, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो ही इंजॉयड द पार्टी मैंने लिखा, ये सब्जेक्ट रहा, ये आपकी वर्ब हो गई, द पार्टी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पे तो हमें तो ये बात पता है इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, लेकिन यहां जबरदस्ती तो नहीं घुसा देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले से है। अगर मान लो बच्चे, अगर मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं, ही इंजॉयड इन द पार्टी, मैंने क्या लिखा, ही इंजॉयड इन द पार्टी। अब देखिए यहां पे उसने पार्टी में इंजॉय किया। अब मैंने आपको एक बताया है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, अगर देखा जाए तो ये द पार्टी जो यहां पे रहा, इस वाले सेंटेंस में द पार्टी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का नहीं है, यहां पे ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। अब जब बच्चों वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो हमें यहां एक ऑब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा। तो अब हम यहां पे लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना देंगे, हिमसेल्फ। तो ये हो गया ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बच्चे ऐसे लिखा था, राज इंजॉयड द पार्टी। तो देखो राज सब्जेक्ट था, इंजॉयड वर्ब थी, हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले से था। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले से था तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने लिखा, जैसे ये देखिएगा, राज इंजॉयड, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, और ये जो ड्यूरिंग था ये प्रेपोजिशन था। प्रेपोजिशन के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया जो कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें देखिए ऑब्जेक्ट मिसिंग था, तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चे क्या बना दिया, हिमसेल्फ। क्यों हिमसेल्फ लिखा, क्योंकि राज हमारा क्या हो गया, अगर ये रिप्लेस करेगा तो किस प्रोनाउन से रिप्लेस करेगा, मेल है राज, तो उसके लिए ही प्रोनाउन है, तो इस वजह से हिमसेल्फ लिखा। अब एक बात और बच्चे बताना चाहूंगा, जैसे हमने एक यहां पे दो सेंटेंस लिखे, एक लिखा सैंटी वाज अब्सेंट और एक मैंने लिखा सैंटी अब्सेंटेड हिमसेल्फ। तो ये बात तो चलो आपको समझ में आ गई कि सर यहाँ पे सैंटी सब्जेक्ट है, अब्सेंट हमारी वर्ब है, अब्सेंट वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, कोई यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था ही नहीं, सॉरी कोई यहाँ पे ये वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था नहीं, तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया। लेकिन इसकी कहानी थोड़ी समझनी पड़ेगी आपको। जैसे हमने लिख दिया सैंटी वाज अब्सेंट, ठीक है। जैसे बच्चे एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिख दिया कोई नाम, टीना लिख देता हूं, टीना, टीना इज ब्यूटीफुल। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, जो मैंने यहां लिखा टीना इज ब्यूटीफुल, अब मैं आपसे पूछूं कि ये ब्यूटीफुल क्या है, आप कहोगे सर टीना जो है आपकी सब्जेक्ट है, मेरी नहीं है, हमारी है सब्जेक्ट, और ये जो टीना है ये बेटा नाउन है। जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है, आप कहोगे सर एडजेक्टिव होता है, तो बेटा यहां ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और मैंने लिख दिया, जैसे ही इज स्मार्ट। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन स्मार्ट है, आप कहोगे ही, जो कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बच्चे या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप कहोगे सर उसे एडजेक्टिव बोला जाता है। क्लियर। अब बच्चे यहां जो सैंटी वाज अब्सेंट लिख रहा था,
अब ये बताइए, ये जो सैंटी है वो तो आपका सब्जेक्ट है। अब आप सब्जेक्ट की अगर विशेषता बताएंगे, सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ बोलेंगे कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो यहां ये कोई वर्ब नहीं है, ये आपकी क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा मैंने एग्जांपल लेकर के आपको ये क्लियर करने की कोशिश की कि कहीं पे भी आप आंख बंद करके एब्सेंट दिख गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन न लगा दें। आप समझें थोड़ा सा कि कहाँ एडजेक्टिव है और कहाँ पे वो वर्ब है। क्लियर? अब अगर बच्चे ये बातें आपको समझ में आई तो अब हम बढ़ेंगे रूल नंबर 2 पे। देखिए रूल नंबर 2 में एक्चुअली क्या है कि कुछ ऐसे आपके वर्ब होते हैं बच्चे जहां पे आप ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए यहां हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, लेकिन ये रेफरेंस मुझे उठाना पड़ेगा आपके वर्ब से। जैसे अगर आप जब वर्ब पढ़ेंगे मेरे साथ ना, आप मेरे साथ दो चीजें पढ़ने वाले हो। एक आप पढ़ने वाले हो मेरे साथ ट्रांजिटिव वर्ब, और एक चीज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो इनट्रांजिटिव वर्ब। अब अगर आप मेरे से पूछो कि सर ये ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है बच्चे जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ट्रांजिटिव वर्ब मैंने क्या बोला, वो वर्ब होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है। बच्चा ऐसा इसलिए होता है कि ये जो ट्रांजिट है, ट्रांजिट इसको देखिए आप, ये जो ट्रांजिट लिखा, ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसफर। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, राइट। और आपने क्या पढ़ा था, ये जो वर्ब होती है, वर्ब आपकी क्या होती है, एक्शन वर्ड। अब एक बात बताइए, आपने यही तो पढ़ा है जब कोई एक्शन ट्रांसफर आगे होता है, ये ट्रांसफर है वो एक्शन है, एक्शन अगर आगे ट्रांसफर होगा तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन यहां तो आपने लिखा है इन ट्रांजिट, मतलब ये हुआ, ये हमारी वर्ब जो है वो तो एक्शन है, लेकिन ये आगे ट्रांसफर होगी ही नहीं। अगर आगे ट्रांसफर नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। समझ गए? अब मैंने क्या कहा कि इसके पहले जो बच्चे आपने पढ़ा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं आपको बात कर रहा हूं इसकी। इसके पहले आपने पढ़ा यहां पे जितने शब्द एक्वेट, रिकांसिल, अम्यूज, एडॉप्ट, ये सारे के सारे आपके कैसे थे, ट्रांजिटिव वर्ब थे, इसीलिए इनके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा था। लेकिन यहां जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे कीप है, टर्न है, स्टॉप है, क्वालिफाई, बेथ, मूव, सेट, हाइड, ये सब बच्चे हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो इनके बाद ध्यान रखना नो ऑब्जेक्ट, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। और आपको क्या बताया गया कि जो की पॉइंट क्या बताया गया था आपसे कि जो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है, ध्यान दीजिएगा, की पॉइंट बताया गया जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है वो किसकी तरह काम करती है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। तो बेटा ये तो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद ऑब्जेक्ट तो आती नहीं है, तो यहां से देखिए माई सेल्फ हट जाएगा, यहां से हर सेल्फ हट जाएगा, और हम लिखेंगे कि आई बेथ्ड इन हॉट वाटर, सी हिड अंडर द बेड। क्लियर? अब अगर ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग रूल नंबर 3। अच्छा जी, अगर मैं रूल नंबर 3 की बात करूं तो कभी कभी होता है कि जब हम लोग अपने इंट्रोडक्शन देने की बात करते हैं, किसी से पूछो व्हाट इज योर नेम, पहले तो गुड नेम कभी मत बोलना, पढ़ाया गया है आपको नाउन में कि गुड नेम नहीं होता है, नेम होता है, व्हाट इज योर नेम, क्योंकि नाम अच्छा या बुरा नहीं होता, नाम नाम होता है। व्हाट इज योर नेम कहते हैं माई सेल्फ जय, तो ये गलत है, ये काम आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे ये जो आपका होता है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा आपका कहां आता है, आपको पढ़ाया गया है ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद यूज किया जाता है। तो आपने यहां कह दिया माई सेल्फ शिव फ्रॉम कानपुर, गलत है, आप लिखो आई एम शिव फ्रॉम कानपुर। क्लियर? अब यहां पे अगर बच्चे देखा जाए, लिखा है यू एंड योर सेल्फ एंड ही हैव गॉन टू लखनऊ। अब आपको पता है योर सेल्फ से तो हम सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते, ये ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा, तो यहां आप लिख दो यू एंड ही हैव गॉन टू लखनऊ। याद आया सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन 2 + 3। अब यहां पे देखिए इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आया है,
पढ़ाया गया है आपको। आई माई सेल्फ कंप्लीट माई होमवर्क। अब यहां देखिए, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है, मैंने खुद से अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया। और लिखा रोहित विल डू द वर्क फॉर माई सेल्फ। अब बच्चे इस बात को समझते हैं, ये जो हमने एक यहां पे लिखा आई माई सेल्फ, अब हमने देखिए सब्जेक्ट के बाद लिखा है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद मैंने माई सेल्फ लिखा है। और यहां जो मैंने लिखा रोहित विल डू द वर्क फॉर माई सेल्फ, तो यहां पे फॉर माई सेल्फ नहीं, मैं लिखूंगा फॉर मी। ध्यान देना, मैंने ये बताया था आपको, प्रेपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस। प्रेपोजिशन के बाद क्या यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारा जो मी है, बताया था मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो हम माई सेल्फ की जगह क्या लिखेंगे, मी। अब रही इसकी बात, तो इस बात को मैं आपको समझाता हूं। ये जो हमारा एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट के बाद हम कब यूज करते हैं बच्चे, इसको पहले समझाता हूं मैं आपको। यहां पे वो बात अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। जैसे अगर मैं एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करूं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पढ़ लिया, अब एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करूं तो सबसे पहले आप लोग को यह ध्यान रखना है, एम्फैटिक प्रोनाउन की जो बनावट होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो आपका सेम होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, एटसेट्रा, इसी तरीके से हम पूरा लिख लेंगे, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, देम सेल्फ। ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं। और बच्चे सेम जो बनावट होती है ना, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, एटसेट्रा, ये हमारी एम्फैटिक प्रोनाउन की भी बनावट यही होती है। जो हमारी एम्फैटिक प्रोनाउन होती है, एम्फैटिक प्रोनाउन, इनकी भी बनावट सेम होती है। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि सर अगर दोनों की ही बनावट सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। बेटा देखना, मैंने बताया ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहां आता है, मैंने बताया वर्ब के बाद। तो जब आप देखना माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अगर ये हमारी आती है वर्ब के बाद तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर ये बच्चे सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है, ध्यान देना, क्योंकि अगर ये एम्फैटिक प्रोनाउन है तो एम्फैटिक प्रोनाउन का काम होता है टू स्ट्रेस द सब्जेक्ट। क्या करना, सब्जेक्ट को स्ट्रेस करना। स्ट्रेस करने का मतलब हो गया सब्जेक्ट को एम्फसाइज करना, मतलब उस पर जोर देना। अब अगर ये सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ आ जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्फैटिक। अगर बच्चे ये इसके बाद आता है वर्ब के बाद तो हमारा रिफ्लेक्सिव। जैसे देखो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, उस बात को देखो समझ लेते हैं। अब जैसे बेटा मैंने ये लिखा कि द मैन ऐसे लिख देता हूं, द मैन himself blamed to this tragic incident। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, और एक मैं बच्चे और लिख देता हूं तुम्हारे लिए। जैसे मैंने लिखा द मैन सॉल्व्ड हिमसेल्फ ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस, राइट। अब बच्चे एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं साथ ही साथ, they have cut themselves all the trees। ये लिख दिया मैंने। अब देखिए
जो हमारी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन होती है बनावट में तो वो सेम होती है। अब बात आती है इसका यूज सर कैसे करना है। देखो बेटा, समझना यहां पे बिल्कुल ध्यान से। अब अगर मैं पहले इस सेंटेंस की बात करूं आपसे, द मैन क्या है, आप कहोगे सर सब्जेक्ट है, राइट। सॉल्व्ड क्या है, वर्ब है। बेटा एक बात याद है तुम्हें, बेसिक में बताया गया था कि जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर कुछ ध्यान होगा, व्हाट का रिप्लाई यानी क्या, जब हम क्या से प्रश्न करते हैं हमें जो उत्तर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। उसने कहा द मैन सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। मैंने कहा व्हाट डिड द मैन सॉल्व, आदमी ने क्या सॉल्व किया, आपने कहा सारे सवाल। तो बच्चे देखो ये जो ऑल द क्वेश्चन है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसकी तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह। अब ऑब्जेक्ट तो हमारे पास पहले से है, और मैंने ये बताया था कि जब ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है तभी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे मिसिंग है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो यहाँ हमारे पास पहले से है। तो कहने का मतलब ये एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा बच्चे, हम इसको यहाँ लाके रख देंगे। ये हो जाएगा द मैन हिमसेल्फ सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो अगर ऑलरेडी हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसको लिखने की जरूरत है तो इसे बच्चे एम्फेटिक प्रोनाउन बना के लिखेंगे कि इसका मतलब आदमी ने खुद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, हैव आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। अब बच्चे ये देखो, दे हैव कट, उन्होंने काट दिया। मैं आपसे पूछूं क्या काटा, व्हाट हैव दे कट, तो आप कहोगे ऑल द ट्रीज। तो व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ, आपने कहा सर ऑब्जेक्ट। जब बच्चे हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना के लिखने की जरूरत, आप कहोगे नहीं। तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बना के तब लिखते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, इस देमसेल्व्स को उठा के कहां रख देंगे, सब्जेक्ट के पहले। तो ये हो जाएगा दे देमसेल्व्स हैव कट ऑल द ट्रीज, उन्होंने सारे पेड़ को खुद से काटा। लेकिन बच्चे यहां की कहानी क्या है, थोड़ा रिलेट करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट था और हमने यहां पे सब्जेक्ट के बाद लिख दिया इसको एम्फेटिक प्रोनाउन बना करके, राइट। अब आगे बच्चे थोड़ा समझो, ये हमने ब्लेम्ड लिखा, ब्लेम्ड हमारी वर्ब है। अब हमने देखा ये जो दिस ट्रेजिक इंसिडेंट ऑब्जेक्ट लिखा है वो इस प्रेपोजिशन का है, ये तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया जो कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो अब बच्चे इस ब्लेम्ड जो हमारी वर्ब है इसकी ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अगर इसकी ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो मतलब इसके बाद तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अब हमें ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब जिसको आपने एम्फेटिक प्रोनाउन बना के लिखा है ना, इसको आप अब यहां पे लिखोगे। ये हो जाएगा द मैन ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू दिस ट्रेजिक इंसिडेंट, मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ इसके लिए उसने खुद को ब्लेम किया। तो आपने इससे ये समझा कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना के लिख देते हैं, जब ऑब्जेक्ट होता है तो बच्चे उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन बना के लिखते हैं। एग्जाम में इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में सवाल आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। जैसे यहां देखिए लिखा है ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रॉब्लम्स, वो अपनी समस्या के लिए खुद ही जिम्मेदार है। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद आपने यूज किया तो ये हमारा कैसा प्रोनाउन था, एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे बच्चे सी हर्ट हरसेल्फ लिखा है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सब्जेक्ट आपने लिख दिया, ये वर्ब, और ये आपने देखिए वर्ब के बाद लिखी ऑब्जेक्ट बना के, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, राइट। तो यहां पे इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझा, एम्फेटिक प्रोनाउन समझा, उनके अंदर का डिफरेंस समझा और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन बातों को समझ लिया।